हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर पार्सिंग के सीरीज़ को कंटिन्यू करो। मैं कंटिन्यू करने को तैयार हूँ, बट वीडियोस जब लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप देखते हैं तो लाइक कीजिए, ख्याल रखिए। चलिए देखिए, आज हम गाइस पार्सिंग करते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखें, देखते हैं इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मई, और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इसमें हम क्या कुछ पार्सिंग कर सकते हैं। देखिए, ये जो देयर है सबको पता है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इस देयर का कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस को शुरू करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए रखा गया। तो देयर वॉज अ गर्ल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई एक लड़की थी। अचानक यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म क्यों है, ये नेम्ड क्यों है, ये नेम्ड वल्ली मई ये क्यों है, तो पहले इसको देखते हैं गाइस। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जैसे अगर मैं बोलूं कि देयर वॉज अ बॉय, और मैं यहाँ पर बोल दूं कि नेम्ड मोहन, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मोहन, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म क्यों आया। ये इसलिए आता है कि हम इसको ऐसे बोलते हैं कि देयर वॉज अ बॉय हु वॉज नेम्ड मोहन। तो इस तरीके से कोई बोलता नहीं कि भाई एक लड़का था और जिसका नाम मोहन रखा गया था, यानी कि जिसे मोहन के नाम से जाना जाता था। तो ये एक क्लॉज है, जब इस क्लॉज को हम छोटा कर देंगे तो हम इस हु वॉज को हटा देंगे। तो जब हम हु वॉज को हटा देंगे तो क्या बचेगा, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मोहन। तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो हु वॉज नेम्ड था ना, तो ये देखो हु वॉज नेम्ड, ये पैसिव है, तो ये पैसिव का थर्ड फॉर्म है ये। तो अभी जब हम इसको हटा देंगे तो ऐसे नॉर्मल बोलेंगे कि देयर वॉज अ बॉय, सीधा वो हु वॉज हटा दो, नेम्ड मोहन कर दो, इस तरीके से। तो एक तो ये आपका समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये मेरा सेंटेंस हो गया कि भाई एक लड़की थी नेम्ड वल्लीमई, उसका नाम वल्लीमई था, यानी कि वल्लीमई नाम रखा गया था। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम वल्लीमई था। अब यहाँ पर ये जो हु आया है, ये हु क्या है, तो देखिए, ये जो वल्लीमई है ये एक नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन के बारे में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ये चूंकि यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो इस हु से लेकर यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्लॉज बन चुका है, और इसको या तो आप एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे या आप इसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। काम ये एडजेक्टिव का ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक सेंटेंस लिखूँ कि देयर वॉज अ बॉय, यहाँ पर बोल दूँ नेम्ड सोनू, और फिर यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊँ हु वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल येस्टरडे। मालूम मैंने इतना सेंटेंस लिखा कि देयर वॉज अ बॉय नेम्ड सोनू हु वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल येस्टरडे। तो ये क्या है, ये हु से लेकर के यहाँ तक इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो हु है ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इस हु से ही ये बनेगा। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन से इस तरह का सेंटेंस बनता है, वो काम एडजेक्टिव का करता है, उसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब हम क्लॉज पढ़ते हैं तो ये जो एडजेक्टिव बने, चाहे कोई नाउन बने या कोई एडवर्ब बने, उस सब को क्लॉज की भाषा में सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसे आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहो, रिलेटिव क्लॉज कहो, या सीधा का सीधा एडजेक्टिव क्लॉज कह दो, ठीक है। ये सब टर्म आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक पार्सिंग हो गई बॉस, यहाँ तक हो गई। अब देखिए, शी वॉज 8 years ओल्ड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है कि शी वॉज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। अब यहाँ पर मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसको सिंथेसिस किया गया है। देखिए, शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। यहाँ पर देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है दो छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बनाना।
एक फुल स्टॉप देखिए, एक फुल स्टॉप है और इसके अंदर 2 सेंटेंसेस। मैं आपको सिंथेसिस करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको पार्सिंग करना है तो सिंथेसिस भी आना चाहिए। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपको बता दूं कि जो सिंथेसिस होता है गाइस, सिंथेसिस का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी कि हम 2 को जोड़ेंगे 1 बना देंगे, 3 को जोड़ेंगे 1 बना देंगे, बनाना। अब देखिए कैसे होता है। जब हम सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस हम पार्टिसिपल की मदद से भी कर सकते हैं, सिंथेसिस हम इन्फिनेटिव की मदद से भी कर सकते हैं, सिंथेसिस हम प्रेपोजिशन की मदद से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीके होते हैं कि हम सिंथेसिस करेंगे, मतलब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। सिंथेसिस हम एडजेक्टिव की मदद से भी कर सकते हैं, हम एडवर्ब की मदद से भी कर सकते हैं, सिंथेसिस हम कंजंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, सिंथेसिस हम चाहे तो नाउन इन एपोजिशन की मदद से भी कर सकते हैं, सिंथेसिस हम चाहे तो नोमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर के आइटम है सिंथेसिस करने के। अब है कि ऊपर जो सिंथेसिस किया गया है वो कैसे किया गया होगा। देखिए, अगर मैं कहता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ, 1 मिनट जरा, कहाँ गया, ये देखिए, तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि इसको सिंथेसिस इन्होंने कैसे किया है। इसको तोड़ता हूँ मैं। शी वॉज 8 years old, ये पहला सेंटेंस है, शी वॉज 8 years old, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है, शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। ये देखिए, 2 टुकड़े थे, इनको इन लोगों ने जोड़ करके एक टुकड़ा बनाया है। कैसे जोड़ा है, इतने सारे रूल में से किस में क्या यूज़ किया है, सिंपल एक कंजंक्शन यूज़ किया और जोड़ दिया है। एक कंजंक्शन से इन्होंने जोड़ दिया, और भी कंजंक्शन सिर्फ एंड था। देखिए क्या किया है। सबसे पहले इन्होंने बना दिया भाई कि शी वॉज 8 years old, ये हो गया। अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर फिर से शी वॉज कहने की ज़रूरत पड़ी थी, तो दोबारा शी वॉज ना कह के हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंड कंजंक्शन लगाया और यहीं पर कह दिया कि एंड कोई वॉज नहीं, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तो अब देखो, इसके अंदर देखो 2 वर्ब है, एक यहाँ वॉज है, एक यहाँ वॉज है, 2 फुल स्टॉप है, एक इधर है, एक इधर है। तो 2 टुकड़ों को जो हम एक बनाएंगे तो हमारा वर्ब एक ही होना चाहिए। देखो, शी वॉज, वर्ब हमारा एक ही है, शी वॉज 8 years old। अब और बाकी कहीं पर वर्ब है, देखो कहीं नहीं हो, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तो जब हम 2 वर्ब वालों को जोड़कर एक बनाएंगे तो एक ही वर्ब होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए बस। तो इसलिए ये सिंथेसिस किया हुआ है। और किस हेल्प से सिंथेसिस किया है, कंजंक्शन के हेल्प से सिंथेसिस किया। वो भी कंजंक्शन कौन सा लगा है, एंड लगा है। और अगर हमें सिंथेसिस करना है तो कितने तरीके हैं, इतने सारे तरीके सिंथेसिस करने के। क्लियर, अब आगे बढ़िए, ये भी हो गया। अब देखिए, यह कि हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। पहले यहां तक देखते हैं। देखिए, हर फेवरेट पास टाइम, ये जो हर से लेकर पास टाइम तक आप देख रहे हो ना, और यहाँ पर वॉज है, तो वॉज से पहले ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बनता है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो ये फ्रेज है या क्लॉज है, इसकी भी पार्सिंग करो। तो ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। कैसे पता चलेगा कि नाउन फ्रेज होगा, एक नाउन होगा और उसके बगल में कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई ना कोई आर्टिकल होगा, तो ये नाउन फ्रेज है। ये अगर आप नए हैं तो इसको समझिए। देखिए, इसकी भी पार्सिंग कीजिए। देखिए, अगर कोई नाउन है और इस नाउन के बगल में कोई मॉडिफायर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, आ जाए, तब मॉडिफायर से लेकर नाउन तक को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ गर्ल क्या है बॉस, गर्ल हमारा नाउन है।
अब अगर मैं इसमें कोई मॉडिफायर लगाऊं, अब इस गर्ल के मैं इस तरफ भी लगा सकता हूं, उस तरफ भी लगा सकता हूं। तो अगर मैं शुरुआत में लगाऊं, मैंने कहा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये अ क्या है, आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल से लेकर इस नाउन तक को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो किसी भी अखबार में सेंटेंसेस जब आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, मान लो ऐसे ब्ला 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 लिखा और यहाँ पर अचानक वॉज लिखा हो, तो इतना बड़ा जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली नाउन फ्रेज है। इसमें मेन सब्जेक्ट एक ही होगा। जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल में मेन कौन है, गर्ल है। बाकी इसके मॉडिफायर्स होंगे, उस सब्जेक्ट को, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में अच्छाई बुराई लोकेशन कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। तो नाउन फ्रेज को भी समझना ज़रूरी है। समझ गए? आई तो आप पार्सिंग कीजिए। अगर यह है कि हर फेवरेट पास टाइम, तो ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। अच्छा, इसमें मेन नाउन कौन सा है, ये जो पास टाइम है ये मेन नाउन है। ये फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है। ये हर क्या है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। हर फेवरेट पास टाइम, उसका मन पसंदीदा जो पास टाइम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी होता है ना आपका पास टाइम का मतलब कि आपके करने वाले काम, यानी खेलते हो, नाचते हो, टहलते हो, आपका पास टाइम कहलाता है। तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वॉज, वो क्या था, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। अब इस वॉज के बाद ये आईएनजी क्या कर रहा है, क्या ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है? लोगों को लगता है कि अच्छा वॉज के बाद आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूस टेंस है। जी नहीं, ये एक क्या है, जेरंड है। हर फेवरेट पास्ट टाइम वॉज स्टैंडिंग, ये एक जेरंड है। जेरंड क्या है, देख लीजिए, पार्सिंग कीजिए, देखिए जेरंड का मतलब क्या है, जेरंड का मतलब नाउन है। तो जेरंड का मतलब नाउन है, तो ये जेरंड आपका स्टेट ऑफ बीइंग में भी आता है। ये स्टेट ऑफ बीइंग के साथ भी यूज़ होता है, यूज़ होता है एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि माई हॉबी इज़, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ माई हॉबी इज़ वॉचिंग मूवीज़, तो यहाँ पर जो वॉचिंग है ये एक्चुअली मेरा जेरंड है, ये मेरा जेरंड है। ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, मेरा जेरंड है। और ये क्या है, नाउन को बता रहा है कि मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी भाई मूवीज़ देखना है। तो उसी तरीके से मैं बोलूँ कि यार मेरा जो फेवरेट पास टाइम है, माई फेवरेट पास टाइम इज़, दरवाजे पे खड़ा होना मेरा फेवरेट पास टाइम है, तो मैं खड़े होने को स्टैंडिंग आईएनजी में बोलूँगा। तो माई फेवरेट पास टाइम इज स्टैंडिंग एट द डोरवे। इस तरीके से समझा कीजिए। तो ये क्या है, जेरंड है ये। अब देखिए, तो अब पार्सिंग कीजिए कि हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग, तो ये क्या है, जेरंड है। क्या था, खड़ा होना। अच्छा, इन द फ्रंट डोरवे, अब मैं अगर इसकी पार्सिंग करूं कि इन द फ्रंट डोरवे, ये क्या बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन से शुरू है। ये तो प्रेपोजिशन वाले जो फ्रेज होते हैं ना, या तो एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। तो इसको भी रट लीजिए आप लोग, एडजेक्टिव बनते हैं या एडवर्ब बनते हैं। देखिए, अगर कोई प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बगल में आपका कोई भी नाउन आ जाए या कोई नाउन फ्रेज आ जाए, तो ये दो फंक्शन करेगा। एक, या तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा, लोकेशन को दिखाएगा, या ये एडजेक्टिव बनेगा। ये दो काम करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इन, और मैं इन के बगल में एक आर्टिकल लगा दूँ द, और यहाँ कर दूँ किचन, तो ये इन प्रेपोजिशन है, ये मेरा नाउन फ्रेज है। तो ये इन से लेकर जो नाउन फ्रेज, पूरा किचन तक का जो सफ़र है, ये या तो एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो अब कैसे पता चलेगा, अगर मैं कहता हूँ कि माई मदर इज़ इन द किचन, तो अब ये अगर वेयर का जवाब दे रहा है कि माई मदर इज़ वेयर, तो वेयर के जवाब में आ रहा है इन द किचन, मतलब ये लोकेशन को दिखा रहा है। लोकेशन मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि ये जो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज देख रहे हो भैया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरीके से अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से कि द कलर, और मैं कहता हूं द कलर ऑफ माई
द कलर ऑफ माई लैपटॉप, द कलर ऑफ माई लैपटॉप इज सिल्वर। अब कोई बोले कि ये जो ऑफ माई लैपटॉप है, ये भी तो एक प्रेपोजिशन के बाद, देखो ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पर माई लैपटॉप आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो फ्रेज बना रहा है ये, तो क्या ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो अब ये एडवर्ब नहीं है, ये लोकेशन नहीं दिखा रहा है, ये द कलर, देखो इस नाउन के बारे में बता रहा है, द कलर ऑफ माई लैपटॉप, यानी कि कलर किसका? लैपटॉप का। तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये एक नाउन के बारे में बता रहा है, कलर, कलर के बारे में बता रहा है, कलर किसका? लैपटॉप का। तो द कलर ऑफ माई लैपटॉप, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ऐसे देखा जाता है। तो देखिए, तो इसको तोड़कर देखिए क्या कह रहा है ये, कि स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर। अगर मैं इसको वेयर से सवाल पूछूं कि उसका जो हॉबी है, फेवरेट पास टाइम है, वो खड़ा रहना है, बट कहाँ खड़ा रहना है? तो लोकेशन बता रहा है इन द फ्रंट डोरवे, यानी कि सामने के दरवाजे पे खड़ा रहना उसका एक पास टाइम है, उसकी एक एक्टिविटी है, फेवरेट एक्टिविटी। अब यहाँ डोरवे के बगल में लिखा है ऑफ हर हाउस। अब मैं कहता हूँ कि ये जो ऑफ हर हाउस है, ये बता दो कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ये इस डोरवे के बारे में बता रहा है कि कौन सा दरवाजा? उसके घर का दरवाजा। तो ये जो घर का दरवाजा, दरवाजे के बारे में बता रहा है, दरवाजा किसका? कहाँ का? घर का। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है, ऐसे समझा करो। अच्छा, फिर यहाँ पर है वॉचिंग, ये देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि उसका जो फेवरेट पास टाइम है वो खड़े रहना है घर के दरवाजे पर देखते हुए, वॉचिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देखते हुए। क्या देखते हुए? व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा था, उस चीज़ को जो देखते हुए दरवाजे पर खड़े रहना उसका पास टाइम है। और यहाँ जो व्हाट है ये हमारा कंजंक्शन है, व्हाट का मतलब है जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। देखो, तो देयर वर नो प्लेमेट्स, तो ये तो आप साफ समझ रहे हो कि भैया उसका कोई खेलने वाला साथी नहीं था। ऑफ हर ओन एज, तो देखो अब ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ हर ओन एज। अब कोई पूछे कि भी एडजेक्टिव है एडवर्ब है, तो क्या कहोगे? प्लेमेट्स के बारे में बता रहा है, प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। किस टाइप के, किस टाइप के प्लेमेट्स? व्हाट टाइप ऑफ, जो व्हाट टाइप का जवाब दे वो एडजेक्टिव है, जो वेयर का जवाब दे वो एडवर्ब है। तो व्हाट टाइप ऑफ प्लेमेट्स? ऑफ हर ओन एज। तो ये जो ऑफ हर ओन एज है ये एक एडजेक्टिव है, ऐसे सोचते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो उसके उम्र के कोई भी उसके दोस्त, खेलने वाले दोस्त नहीं थे ऑन हर स्ट्रीट, उसके स्ट्रीट पर, उसके स्ट्रीट में। अच्छा, देख रहे हो एक जगह स्ट्रीट में इन लगा है तो एक जगह ऑन लगा है, दिमाग लगाओ जरा। देखो यहाँ ऑन है और यहाँ देखो इन द स्ट्रीट, देख रहे हो फर्क देख रहे हो? क्यों? तो ऑन का मतलब क्या होता है, ऐसे देखो। एक्चुअली अगर मैं गली की बात करूँ तो इन द स्ट्रीट तो होता ही है, इन द स्ट्रीट का मतलब है गली में, एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर ऑन द स्ट्रीट कोई कह रहा है तो ऑन द स्ट्रीट का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो गली है, तो इस गली पर जो घर बने हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस घर के बारे में बता रहा है कि स्ट्रीट पर, यानी कि गलियों पे जो घर बने हैं वहाँ पर उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो इसको ऑन द स्ट्रीट कहा जाता है। जैसे मैं रहता हूँ गली में, तो मैं ऐसे गली में, ऐसे रोड पे गली पे थोड़ी सोता हूँगा। गली में का मतलब है कि वो जो गली है उसके साइड में रहता हूँ, तो ऑन लगाना पड़ेगा कि आई लिव ऑन द स्ट्रीट बट आई वॉज सिटिंग इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट का मतलब लिटरली आप गली में हो, ऑन द स्ट्रीट का मतलब इसके बाजू में घर वर बना होगा, वहाँ की बात हो रही। तो ऐसे प्रेपोजिशन बदल जाते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, भूल गए हो तो लाइक करो, वरना फिर मैं अगला नहीं लाऊंगा पार्सिंग, इसीलिए नहीं लाता हूँ, आप लाइक नहीं करते। कैसे कोई भूल सकता है यार इतनी इंपॉर्टेंट क्लास को लाइक करना। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, ऑन हर स्ट्रीट हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या है? एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल, यही लगभग सब कुछ था, शी हैड टू डू, जो उसे करना पड़ता था, बस यही करना पड़ता था। रोज़ खड़े होना पड़ता था, रोज़ देखना पड़ता था कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट as enjoyable as any of the elaborate games other children played। अब सेंटेंस को देखो, पार्सिंग करते हैं। ये जो
स्टैंडिंग है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है, कैसे पता समझ में आएगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले पूरा देखना पड़ेगा कि स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज, यहाँ देखो वॉज आ गया, ये वर्ब आ गया, यानी कि वर्ब से पहले क्या आ सकता है? इससे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये स्टैंडिंग, खड़ा होना सब्जेक्ट है, यही मेन सब्जेक्ट है, ये जेरेंड वाला सब्जेक्ट है, बाकी ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो स्टैंडिंग खड़े होना, कहाँ कोथाय? एट द फ्रंट डोर, ये तो मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो मेन मेरा सब्जेक्ट स्टैंडिंग है, यानी कि जेरेंड है, पक्का जेरेंड है। तो खड़ा होना एट द फ्रंट डोर, मेन दरवाजे पर, वॉज एवरी बिट एज, एवरी बिट का मतलब पूर्ण रूप से, थरली, एंटायरली। तो दरवाजे पर खड़ा होना वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल, उतना ही मज़ेदार था, एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स। इलेबोरेट का मतलब जो बहुत प्लान से पूरा एकदम एक अच्छा सा गेम आप तैयार करते हो, चाहे कैरम बोर्ड खेलो, कुछ भी खेलो, जो इलेबोरेट गेम्स आप खेलते हो ना, एकदम प्लानिंग से के साथ खेलते हो, बिल्कुल वैसे गेम के समान ही इंजॉयबल था। अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो जैसा दूसरे बच्चे खेला करते थे वैसा ही था। क्लियर है? इसमें जो एज है, अगर मैं पार्सिंग करूँ कि भाई एज क्या है, ये देखो स्टैंडिंग तो हमारा जेरेंड हो गया, एट द फ्रंट डोर ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। ये वॉज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब हो गया। एवरी बिट, ये पूरा एवरी बिट अब बोलोगे इसका मतलब है पूर्ण रूप से, फुली। अब ये जो एज इंजॉयबल एज, तो ये एज और एज का इस्तेमाल होता है, मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होता है ये, फिर भी आप देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि मेरी वाइफ, तो यू आर एज ब्यूटिफुल एज माई वाइफ। तो कितना प्यारा है एज का, तो ऐसे बोल सकते हैं। वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई एम, इस तरीके से बोला जाता है। चलिए आगे देखते हुए, यहाँ तक भी हो गया। अब देखते हैं, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब मुझे बता दो कि यहाँ पर वॉचिंग क्या कर रहा है। जब तक मैं देखूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया, 22 मिनट का हो गया, मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, फिर कल इसको चालू करूँगा। बस इतना बता दो कि ये क्या है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? देखो ऐसे समझा करो, ये गेव क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट देखो वॉचिंग, तो ये यही सब्जेक्ट है वॉचिंग, तो ये जेरेंड है। तो वॉचिंग यानी कि देखना, और ये जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो वॉचिंग है ना, इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रीट, क्या देखना? गली को देखना। तो वॉचिंग द स्ट्रीट, इस पूरे को कहा जाता है जेरेंड फ्रेज। नहीं पता तो मैं ऐसे आपको समझा दूँ, थोड़ा सा लेक्चर और दे देता हूँ। देखिए पार्सिंग का मज़ा लीजिएगा। देखिए ये जो जेरेंड है, आप सबको पता है कि जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी होता है। जेरेंड करता है क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, बहुत सारे काम ये करता है ना। ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, है ना। ये सब बनता रहता है। तो ये जो जेरेंड है, ये एक तो ये जो जेरेंड हमेशा लिख लेना, हमेशा जेरेंड जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये इज़ मेरा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट होगा, तो ये वॉकिंग मेरा सब्जेक्ट है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जेरेंड है, जेरेंड अपने बगल में अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, पूरा हक है इसको, अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। कब लेगा? जब वो ट्रांजिटिव वर्ब वाला जेरेंड होगा, यानी कि जो जिसके साथ वाकई ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब स्लीपिंग के साथ ऑब्जेक्ट थोड़ी आ जाएगा, क्राइंग के साथ ऑब्जेक्ट थोड़ी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ राइटिंग, तो राइटिंग के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। लिखना, क्या लिखना? अगर मैं कहता हूँ राइटिंग लेटर्स, तो ये राइटिंग से लेकर लेटर्स तक जो आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज ये। तो अब कोई बोले कि राइटिंग लेटर्स कोई प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो हमें लेटर्स को नहीं देखना है। लेटर्स तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो राइटिंग है। राइटिंग जेरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। तो मैं अगर बोलूँ कि राइटिंग लेटर्स इज डिफिकल्ट कि आर डिफिकल्ट? इज डिफिकल्ट। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, इसको ख़त्म करते हैं आज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉचिंग देखना, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। वॉचिंग व्हाट? द स्ट्रीट
ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा मिलाकर के एक जेरेंड फ्रेज बन गया। तो गली को देखना गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली को देखना ने उसको क्या क्या दिया, बहुत सारे नए और अनयूजुअल, जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था, उस तरह के उसको अनुभव दिए। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें गाइज, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप जितना इसको लाइक करोगे, इधर उधर फैलाओगे, तो ये ग्रो करेगा और लोगों तक पहुँचेगा, तभी मैं कुछ बनाता रहूँगा, तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।